और एक बार एनसीईआरटी भी खोल लेना साथ में, ठीक है। तो हमने डिफरेंट, देखो हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या है। पहला बात तो हमने तीन क्या बोलते हैं प्योर सब्सटेंस में डिफरेंट करा। एक था हमारे पास में सॉल्यूशन, एक था हमारे पास में कोलोइडल सॉल्यूशन, एक था सस्पेंशन। इनकी प्रॉपर्टी, इनमें क्या क्या डिफरेंस है, वो सारा हमने करा। इसके बाद वाला जो पार्ट है उसमें हमारे पास प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स है। प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स में हमने बहुत सारी टेक्निक देखी और हर एक पे एक एक एक्टिविटी है उसमें। हमने उसमें डिस्टिलेशन देखा, सेंट्रीफ्यूगेशन देखा, ठीक है, हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखा, इवेपोरेशन देखा, सब्लिमेशन देखा, ये सारी देख ली। उनमें से हमारे पास सिर्फ एक, वैसे सारी हो गई है, एक बची है क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, तो वो हम कर लेंगे। उससे पहले जो ये कह रहा है, एक बार नोट्स में देखना, हाउ कैन वी ऑब्टेन, एनसीईआरटी में खोलिए, एनसीईआरटी खोलिए, उसमें लिखा है हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, पेज नंबर 22 पर मैं शेयर करूंगा, उसको भी मिल गया ना। अब अगर आप यहां देखोगे कि पूरा का पूरा इन्होंने प्रोसेस दे रखा है, ठीक है, तो ये प्रोसेस आपसे नहीं पूछेगा, बट मेन काम क्या होता है। एयर क्या है, एयर एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें डिफरेंट गैसेस है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हीलियम भी है, ऑर्गन भी है, सारी गैसेस है, मिक्स है, ठीक है। तो कहता है कि एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। कैसे करते हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है। एक फ्लो डायग्राम मैंने बनाया है, वहां पे भी दिख रहा होगा आपको बुक में भी, कि कहता है कि एयर है, एयर को सबसे पहले आप कंप्रेस कर दो, कंप्रेस करके दबा दोगे तो वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगी, एयर को दबा दोगे तो वो लिक्विड में बदल जाती है। अब फिर उसको ठंडा कर दो और प्रेशर बढ़ाते जाइए और टेम्परेचर अब इसका कम करते जाइए, मतलब प्रेशर बढ़ा करके इसको लिक्विड करिए और टेम्परेचर इसका कम करते जाइए जिससे वो लिक्विड बन जाएगा। फिर क्या करना है, ये जो लिक्विड एयर है इसको आगे की तरफ भेजो और इसको धीरे 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 डिस्टिलेशन कॉलम, जो हमने बताए थे अलग तरह के डिस्टिलेशन कॉलम होते हैं, उसमें आप इसको भेज सकते हैं। इस तरह के डिस्टिलेशन कॉलम में आप इस एयर को भेज दीजिए, ठीक है। तो वहां से निकलने के बाद में आपके पास गैस अपने आप सेपरेट हो जाएगी। एक बार आप ये एक्टिविटी पूरी पढ़ के देखिए, पेज नंबर 22 पर 2.3.7 पे एनसीईआरटी खोलिए। अब देखो ये पेज नंबर 23 पे डायग्राम बन रहा है, इसको देखो, इन्होंने क्या करा, फिल्टर में से एयर निकाली है और इस पे साइड से प्रेशर लगाया है, तो बहुत हवा का प्रेशर बढ़ गया और यहां से एयर को हमने बाहर निकाला, ठीक है। फिर ये एयर जब आई है, यहां पर इसने हमने एक पाइप लगा रखा है जिसमें बहुत ज्यादा फ्रीजिंग वाटर है, तो जब एयर उस फ्रीजिंग वाटर के कांटेक्ट में आ रही है तो वो लिक्विड में चेंज हो गई है, क्लियर। अब ये हो गया हमारे पास कोल्ड एंड कंप्रेस्ड एयर, यानी कि लिक्विड एयर। फिर इस लिक्विड एयर को हम सेपरेटर के अंदर डालते हैं और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, आइस की फॉर्म में अलग होने लग जाती है, वहां साइड में दिखा रखा है। फिर ये एयर को आगे ले जाते हैं एक्सपेंशन में, अब लिक्विड एयर को एक्सपेंड करोगे तो फिर से वो एयर में चेंज हो जाएगी। फिर उसको ये डिस्टिलेशन चैम्बर में भेजा गया है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जहां पे करा गया है, और फिर वहां से अलग अलग गैसेस अलग अलग तरीके से अलग निकल रही है। देखिए आर्गन अलग से आउट हो गई, नाइट्रोजन अलग निकल गई, वो सारी, और जो बची हुई ऑक्सीजन होती है वो आपको अलग से मिल जाती है। तो आप ये पूरा डायग्राम आपसे नहीं पूछेगा, इसलिए मैंने डायग्राम बनाया भी नहीं, मैंने सिर्फ मेन मुद्दा बता दिया है कि एयर को पहले हाई प्रेशर पर उसको और टेम्परेचर कम करके उसको लिक्विड में चेंज करते हैं, फिर इस लिक्विड वाली टेम्परेचर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर में भेजते हैं, वहां पे ये सब कुछ अलग हो जाता है, इतनी सी बात, ठीक है। फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार, आप पढ़िए ये जो फ्लो डायग्राम बना हुआ है पेज नंबर 22 पर, जो फ्लो डायग्राम है इसमें आइए, इफ यू वांट ऑक्सीजन, मिल गया टेबल के जस्ट नीचे, ऑक्सीजन आर्गन नाइट्रोजन की टेबल के जस्ट नीचे, हाँ यहां से पढ़ते हैं, इफ यू वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर, द एयर इज कंप्रेस्ड by increasing the pressure
and is then cooled by decreasing the temperature to get liquid air। अब आपको लिक्विड एयर मिल जाएगी। दिस लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप, फिर इसको गर्म कर दिया जाता है और फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर में उसको भेज दिया जाता है, वहां पे इसको अलग कर दिया जाता है। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा है तो इतना ही आपको लिखना है, लिखा हुआ मैं नोट्स में दे दूंगा, ठीक है, दे दूंगा मैं, नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं करा कैसे जाता है। ये पूरा का पूरा सेटअप देख लीजिए और ये इसके बेस्ड एक एक्टिविटी है, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है क्रिस्टलाइजेशन। आपको याद होगा हमने एसीटोन और वाटर को अलग अलग करा था डिस्टिलेशन से, ठीक है। डिस्टिलेशन में हमने क्या करा था, एक फ्लास्क लिया था, तो एसीटोन एंड वाटर, इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो होता है वो 48 डिग्री का होता है। आप यहां से हीटअप करते हो, एसीटोन निकलता है, यहां से निकल करके यहां आता है, यहां पे कूल वाटर का फ्लो लगातार कराते रहते हैं, यहां से पानी आता जाता है, यहां से निकलता जाता है। फिर ये एसीटोन जो यहां से निकली है इसका कंडेंसेशन हो जाता है और एसीटोन आपको यहां पर मिल जाता है, दोनों सेपरेट हो गए, पानी यही रह जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। सपोज करो हमारे पास एसीटोन की जगह कोई दूसरा लिक्विड है ए, और इस लिक्विड का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री है, इसका 100 डिग्री, या इसका है आपके पास 85 डिग्री। अब अगर टेम्परेचर डिफरेंस 25 डिग्री से कम है, देख रहे हो 15 डिग्री का डिफरेंस है, अगर आपने इसको गर्म करा तो लिक्विड ए की वेपर बनेगी और हो सकता है वाटर की भी वेपर बनने लग जाए, तो दिक्कत हो जाएगी, आपके पास दोनों चला जाएगा। ऐसे केसेस में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कुछ नहीं करते, यहां पर एक फ्रैक्शनल चैम्बर और लगा देते हैं, इसमें ग्लास बीड्स डाल देते हैं, और कुछ नहीं करते। अभी ग्लास बीड्स क्या करता है कि ए की वेपर बनी, वाटर की वेपर बनी, तो वाटर को ये ठंडा करके फिर से वापस की तरफ भेज देगा, यहां से सिर्फ एसीटोन आएगा। ये होता है हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और ये बोलता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर। अब ये कहता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से एयर को में से इसके डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, जैसे नाइट्रोजन होता है, आर्गन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होती है। इन सबको कैसे सेपरेट करोगे? तो पहली बात कि डिटेल सिलेबस में नहीं है ना, डिटेल सिलेबस में नहीं, तो है क्या, तो एक टेक्निक है, एक मोटा मोटा आइडिया है, ठीक है। उस आइडिया में कहता है कि आप सबसे पहले क्या कीजिए, जो आपके पास एयर है, इस एयर को हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर लाइए। जब आप हाई प्रेशर पे इसको दबाओगे और टेम्परेचर कम कर दोगे तो ये टर्न हो जाएगी लिक्विड एयर में। फिर इस लिक्विड एयर को धीरे धीरे वार्म कीजिए, और फिर इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर में भेजिए, और फिर आपके पास यहां से सारी गैसेस अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, नाइट्रोजन अलग हो जाएगी, आर्गन अलग हो जाएगी। सबसे पहले ऑक्सीजन अलग होगी, ठीक है। यह है, बस इतनी सी बात है। बना लीजिए, अगर किसी को कुछ बनाना है बोर्ड का बना लीजिए। चलिए अब इसके बाद नोट्स में आइए। विच गैस फॉर्म्स द लिक्विड फर्स्ट
एज द एयर कूल्ड, इन सब में से कौन सी ऑक्सीजन, कौन सी गैस सबसे पहले लिक्विड बनाती है? ऑक्सीजन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट है ना, मतलब अगर ये मानो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट -40 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट -38 है, तो इसका -32 होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन। पहले एक चीज समझ लीजिए कि क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल ये क्या चीज होती है, समझना। जैसे हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट, तो पहले मैं आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखा देता हूं। ठीक है, बताइए ये दिख रहे हैं क्रिस्टल आपको? आइए बोर्ड पे आइए। अब अगर मैंने आपको कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल दिखाया है, तो बेसिकली कॉपर सल्फेट डॉट 5s2o, यह फॉर्मूला है क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट का। सुनना, अब इसमें जो क्रिस्टल आपको दिख रहा था, इस तरह से था ना क्रिस्टल, ये पूरे में कॉपर सल्फेट है। इस तरह से क्लियर। बट इन क्रिस्टल के बीच में वाटर होता है, और यह आपका बना है एक क्रिस्टल। इस वाटर को मैं क्रिस्टल का एक पार्ट कह सकता हूं, लेकिन कॉपर सल्फेट का पार्ट नहीं है। इस वाटर को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जिस तरह से शुगर की बात करें, शुगर का क्रिस्टल आपको दिखता है, शुगर हाथ में लो आपको दिखेगा, वो सुक्रोज, शुगर का फॉर्मूला क्या है? C12H22O11। अब उसमें ऐसे ही मान लो कि C12H22O11 है, बीच में वाटर है, तो इस वाटर को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, विच इज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, नॉट द पार्ट ऑफ द कॉपर सल्फेट। इन चीजों को हम बोलते हैं क्रिस्टल, और ये क्रिस्टल आपको शुगर के भी दिखते हैं, अगर आप गर्म करोगे तो वो पानी भी दिखेगा आपको। चलिए, तो किस तरह से हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं? क्रिस्टल अपने आप में बिल्कुल प्योर होता है, ठीक है, वो हमें पढ़ना है। क्रिस्टल समझ में आ गया, क्रिस्टलाइजेशन समझ में आ गया, क्लियर? ओके, कहता है क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ द क्रिस्टल फॉर्म्स अ सॉल्यूशन। ठीक है, प्योर सॉलिड को ये अलग करता है, मतलब क्रिस्टल अपने आप में प्योर फॉर्म होती है। आगे बात करते हैं। द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई सॉलिड, फॉर एग्जांपल प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, व्हाट वी गेट फ्रॉम द सी, समुद्र में से, समुद्र में आपके पास में पानी है और सॉल्ट है, तो इनको भी अलग करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज करते हैं। नमक आपको क्रिस्टल की फॉर्म में अलग हो जाता है बेसिकली। ठीक है, एक्टिविटी 2.8 निकालिए, एक्टिविटी 2.8 निकालिए, और उससे हम क्रिस्टलाइजेशन को समझते हैं। आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, यानी कि आपके पास में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो कहता है कि आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर सल्फेट को कैसे अलग करोगे। आपको पता है कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बनता है, यानी कि आप प्रोसेस कौन सा यूज करोगे? क्रिस्टलाइजेशन। क्या करते हैं क्रिस्टलाइजेशन में? तो ये क्या कहता है कि ऐसा कहता है कि आप एक कटोरी में, वॉच ग्लास जिसको आप बोलते हो, इसमें कॉपर सल्फेट लीजिए और थोड़ा सा पानी डालिए, ज्यादा मत डालिए। आप इसको हीट कीजिए, ठीक है, हीट करोगे तो इसमें से वाटर निकल जाएगा, वैसे ही जैसे इवेपोरेशन होता है, ठीक है। जो बचेगा उसको फिल्टर पेपर पे दबा करके आप रख दीजिए। थोड़ी देर में आपको क्रिस्टल मिल जाएंगे, इतना कुछ है, ज्यादा कुछ है भी नहीं। एक बार फिर से पढ़ता हूं। टेक सम अमाउंट ऑफ इम्प्योर कॉपर, आपके पास क्या है? इम्प्योर कॉपर सल्फेट है,
add a small amount of water and prepare saturated solution। सबसे पहला काम, इम्प्योर कॉपर सल्फेट लिया, थोड़ा सा पानी डाला और क्रिस्टल को उसमें घोल लिया, मतलब कॉपर सल्फेट को घोल लिया, इसमें इंप्योरिटी थी, आपने बना दिया। फिर इसको फिल्टर कर लो, ठीक है। इस पानी को लेकर के फिल्टर पेपर पर डालिए, लिक्विड नीचे आ जाएगा और ऊपर इनसॉल्युबल इंप्योरिटी अलग हो जाएगी। फिर क्या कहता है, अब ये जो सॉल्यूशन बना है आपके पास, इसको आप हीट कीजिए। हीट करोगे तो वाटर अलग हो जाएगा, ठीक है, बॉईल होकर के अलग हो जाएगा। फिर वाटर अलग होने के बाद में इसको फिल्टर पेपर से ढक दो, एंड लीव द सॉल्यूशन अनडिस्टर्ब्ड। You will get crystal of copper sulfate। ये रहा, देखो क्या करता है, इम्प्योर कॉपर है, थोड़ा सा पानी डाल के उसका सॉल्यूशन बना लीजिए, फिर सॉल्यूशन को फिल्टर कर लीजिए, और जब वो फिल्टर्ड सॉल्यूशन मिलेगा आपको, उसको गर्म कीजिए। गर्म करोगे इसमें से पानी बाहर निकल जाएगा, फिर इसको फिल्टर पेपर से ढक दीजिए, अब इसको छोड़ दीजिए, अपने आप इसके क्रिस्टल बन जाएंगे, खत्म। क्या करना है। अब बात करते हैं दोनों में से कौन सा टेक्निक बेटर है, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन भी आपने करके देखा और इवेपोरेशन भी आपने देखा है, तो क्रिस्टलाइजेशन ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन थोड़ा सा कम टेम्परेचर पे भी हो जाता है। अगर इवेपोरेशन करते हो तो कई बार होता है कि आपने जिस चीज को इवेपोरेट करी है, सपोज करो आपने कोई सब्सटेंस लिया Ab2, आपने जो गर्म करा तो ए अलग हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा। जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर अलग सल्फेट अलग, सल्फर अलग ऑक्सीजन अलग, वो टूट ही जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग कभी भी इवेपोरेशन नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन इवेपोरेशन करने के बाद भी आपके पास थोड़ी सी इंप्योरिटी बची रहती है, क्रिस्टलाइजेशन में बिल्कुल नहीं बचती, क्योंकि क्रिस्टल बनते ही कॉपर सल्फेट के, बाकी किसी सब्सटेंस के क्रिस्टल नहीं बनेंगे, तो वो आपको मिलेगा भी नहीं उसमें, तो बिल्कुल प्योर फॉर्म में आपको मिलता है। इसके अलावा आपने 9th क्लास में ये पढ़ा हुआ है फिजिकल चेंज, अभी चैप्टर नंबर 1 में फिजिकल चेंज केमिकल चेंज पढ़े हुए हैं, ठीक है, कि अगर किसी की सॉलिड से लिक्विड बन जाए, फिजिकल चेंज, कलर चेंज हो जाए, फिजिकल चेंज हो जाता है, ठीक है, तो वो सारा आपने पढ़ रखा है। वो एक बार आप यहां से भी रीड कर लीजिए, नोट्स में आपको मैंने दे रखा है, पढ़ के देखिए, इसको पढ़ा है ना चैप्टर नंबर 1 में, नोट्स में से पढ़ लीजिए फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ठीक है। अब इसके बाद ये सब मैं पढ़ा चुका हूं आपको, एलिमेंट्स, सब्सटेंस दो प्रकार के, एलिमेंट्स, कंपाउंड, एलिमेंट्स को डिफाइन भी कर चुके हैं, मेटल और नॉन मेटल, इसको देख लीजिए आप। आइए देखिए, मेटल और नॉन मेटल, इस नाम का एक चैप्टर है 10th क्लास में, तो पूरा एक चैप्टर है इसके नाम पर, बट सिर्फ यहां पर हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं कि मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस होता है। पढ़ा हुआ है आपने वैसे तो ये, मेटल और नॉन मेटल से थोड़ा सा पढ़ा है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं भी पढ़ा देता हूं। देखो, मेटल वो होती है दो सब्सटेंसेस, दो एलिमेंट्स, एक्चुअली एलिमेंट आपके पास 3 टाइप के हैं, मेटल, नॉन मेटल और एक होता है मेटेलॉइड। तो मेटल वो होती है जिनके पास हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कैटायन बनाएगा, जैसे सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, पढ़ा है आपने ये सब, चलो छोड़ो फिर। दे फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, यानी कि पॉजिटिव आयन। सोडियम है तो सोडियम प्लस बनाएगा, मैग्नीशियम +2 बनाएगा, तो ये प्लस आयन ही बनाएगा, ये होते हैं मेटल। नॉन मेटल होते हैं हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन,
जैसे क्लोरीन है, जितनी भी गैसेस होती है ना, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब आपकी नॉन मेटल है। इस जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी तो क्या बनाएगी? नेगेटिव आयन, ये पता है ना, नेगेटिव आयन। इसके अलावा मेटल, जैसे आप बात कर लो गोल्ड, सिल्वर, कैसी होती है? लस्ट्रस होती है, चमकती है। आपने ये देखा कि जो आपके एल्यूमिनियम के वायर बनते हैं, कॉपर के वायर बनते हैं, वायर कैसे बनते हैं? मेटल को ऐसे खींच दिया जाता है वायर की फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं डक्टाइल। पढ़ाइए वर्ड, डक्टाइल का मतलब ड्रॉन इनटू वायर, नहीं खींच करके वायर बना सकते हो आप। लकड़ी को पीटिए टूट जाएगी, पत्थर को पीटिए टूट जाएगा, मेटल को पीटिए, पीटोगे तो चपटी हो जाएगी, इसकी शीट बन जाएगी। तो टिन शेड पड़े होते हैं, तो ये कैसी होती है? मेलिएबल होती है। मेटल सारी की सारी कैसी होती हैं? कंडक्टर होती है। मैक्सिमम मेटल सॉलिड होती हैं, ठीक है। मरकरी के अलावा भी है, बट मरकरी हो गया, सीजियम हो गया, आर लिक्विड। तो ये थोड़ा सा मेटल के साथ होता है, जबकि ये नॉन लस्ट्रस होगा, चमकेगा नहीं, नॉन डक्टाइल होगा, नॉन मेलिएबल होगा, इंसुलेटर होता है, पता ही है आपको। ये आपके पास जनरली गैसेस की फॉर्म में होते हैं, लिक्विड की फॉर्म में भी होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, जितनी भी गैसेस होती हैं, ठीक है। इसमें तो आप लिख सकते हो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, कितनी भी लिख लो। मेटलॉइड इन दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, शोज बोथ, शोज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ज्यादा कुछ है भी नहीं, इवन अभी तक इन पे तो डिस्कवरी चली रही है, ठीक है। तो बेसिकली आप इसमें बात कर सकते हो बोरोन की, जर्मेनियम की, आर्सेनाइड की, सिलिकॉन की। तो ये सब आपके पास 11 है शायद मेटलॉइड, तो ये आपके मेटलॉइड होते हैं। एक बार नोट्स में से पढ़ के भी देख लेते हैं, तो ये दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। सर आपने मेटल और नॉन मेटल के फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और उसमें लिख रखा है हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोशिश करता है, इसीलिए कैटायन बनाता है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करते हैं, इसलिए एनायन बनाता है। तो O-2, क्लोरीन -1, सुना होगा आपने, फ्लोरीन -1, ये सब।